Progress. तो शुरू करते हैं। पॉइंट क्या है हम लोग के लिए? हम लोग सेल देख रहे थे जी। असली क्लास अब स्टार्ट हो गया है। हमने आपको जो नोट्स दिए हैं उस सब में सब बात लिखा हुआ है, पढ़ाने दो हमको सिर्फ उस सब चीज़ों को। तो लास्ट क्लास जब हम लोग कल कर रहे थे ना, तो हम टाइप्स ऑफ सेल बता दिए थे आपको हम, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सेल में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियस के आधार पे, न्यूक्लियस पाए जाने या ना पाए जाने के आधार पे सेल दो तरह का होता है जी। एक प्रोकार्योटिक सेल होता है, एक यूकार्योटिक सेल होता है जी, ठीक है। और हमने कहा भी था आपको कि कोई भी सेल को तुम देखती हो ना, तो सेल में सबसे आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अगर वो प्लांट नहीं है तो। अगर वो प्लांट है तो सबसे आउटर लेयर क्या होगा उसका? सेल वॉल होगा जी, ठीक है। सेल वॉल के बाद उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देता है जी, ठीक है। कल की क्लास को याद कीजिए थोड़ा बहुत, है ना। सेल जब हम पढ़ा रहे थे तो सेल में अगर आप प्लांट सेल बात कर रही हो, है ना, प्लांट सेल, या आप इसी को ओनियन सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि प्याज के छिलके का सेल देखना बहुत आसान है। ओनियन सेल को जब आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से तो आप लोगों को सबसे बाहर में क्या दिखाई देगा? सेल वॉल दिखाई देगा जी। सबसे आउटर लेयर क्या होता है इसका? सेल वॉल होगा। और उसके अंदर में हम लोग जो देखते हैं, तो ये आपको स्ट्रक्चर जो देखते हैं इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, है ना, हम लोग एक तरल पदार्थ देखते हैं सर, एक फ्लूइड देखते हैं। उस फ्लूइड का नाम कल हम क्या रखे थे आपको? साइटोप्लाज्म के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। एक सेल को देखते हैं आप, तो सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म को जो घेरता है सर, उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं, या सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी आप इसको बुलाते थे जी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि आप साइटोप्लाज्म को जब गौर से देखोगी ना, तो इसमें आपको डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर सब दिखाई देगा। एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर सब दिखाई देगा, अलग तरह का स्ट्रक्चर सब दिखाई देता है सर। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दिए थे? ऑर्गेनेल्स के नाम से लाते। इसका भी रोल होता है जी सेल के अंदर में, इस सब का भी कुछ ना कुछ काम होता है जिसको हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। हमने कल बताया था कि सेल को चलाना हो, सेल से कुछ काम लेना हो, तो सेल के अंदर में डीएनए का होना बहुत जरूरी है। बिना डीएनए के तुम सेल से कुछ नहीं करवा सकते हो जी, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि आप राजा को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखिएगा तो सेल ज्यादा जिंदा रहेगा ना जी। और राजा को खुले छोड़ दीजिएगा तो कोई भी उसको मार देगा, या राजा सबको तकलीफ पहुंचाएगा, है ना। तो पॉइंट ये है कि हम कल बता रहे थे आपको, जब आप सेल को देखते हैं, तो सेल में हमने कहा था आपको कि दो तरह का सेल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होने या न होने के आधार पर। सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या खासियत आ गया? तो हम कल आपको जब समझा रहे थे तो कह रहे थे क्या कि जब आप सेल को देखते हैं, ठीक है, एक सेल को देखते हैं, तो सेल में आपको कुछ सेल में ऐसा होता है सर कि इसमें आपको डीएनए जो है ना, डीएनए, ये सेल का साइटोप्लाज्म हुआ। और साइटोप्लाज्म में क्या देखते हैं? डीएनए जो देखते हैं सर हम लोग, डीएनए, वो डीएनए कैसा होता है सर, है ना, एक आपको इरेगुलर पैटर्न में आपको दिखाई दे सकता है जी, ठीक है। जैसे आप इसके अंदर में डीएनए देखिए, डीएनए आप सब देखे हुए, या मतलब फोटोग्राफ सब में, किसी कॉपी सब में या बुक सब में देखे होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग डीएनए बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्या ये सर? ये एक केमिकल है जो हम लोगों को कंट्रोल करता है सर। अगर आप इसको कवर नहीं लगाती हो, ठीक है, तो सबसे खराब किस्म का डीएनए होगा। अगर आप कोई सेल बनाते हैं और सेल में डीएनए को कवर आप दिखाते हैं सर, जैसे सेल है, ये डीएनए है, और इसको आप कवर लगा दिए थे सर, ठीक है, ये डीएनए है, और इस डीएनए पे हम लोगों ने कवर लगा दिया है सर। इसका मतलब ऐसे सेल जिसमें जेनेटिक मटेरियल कवर होते हैं, है ना, या और अच्छे से इंग्लिश बोला जाए, ऐसे सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। क्योंकि तुम सब जानते हैं न्यूक्लियर एक ऐसा चीज है जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कवर होगा सर, दैट सेल आर नोन एज, है ना, आपको यूकार्योटिक सेल। जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रोकार्योटिक सेल, है ना जी। आप जब सेल को देखोगे तो दो तरह के सेल में इसको हम लोग डिस्टिंक्ट करते हैं सर। एक क्या होता है सर आपको, है ना, प्रोकार्योटिक सेल। एक क्या देखते हैं हम लोग? प्रोकार्योटिक सेल। और एक क्या देखते हैं हम लोग? यूकार्योटिक सेल। इवन ये भी तुमसे मेडिकल में पूछा जा सकता है कि प्रो का मतलब क्या होता है, कार्यो का मतलब क्या होता है, ये सब बताइए, है ना जी। आप बता नहीं दीजिएगा। यू का मतलब ट्रू होता है, और कार्यो माने होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। इसमें सच्चा न्यूक्लियस है सर, इसमें बहुत पुराने जमाने का न्यूक्लियस है। प्रो माने होता है पुराने जमाने का, और कार्योटिक माने न्यूक्लियस, है ना जी। अब एक बात और भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि तुमसे आज हम पूछ सकते हैं कि बताओ प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल किस आधार पर तुम बनाया? तो तुम यहाँ पे एक इंग्लिश में लैंग्वेज में जवाब देगा कि सेल हैविंग नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोकार्योटिक सेल। इस सेल हैविंग, है ना,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है सर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको यूकारियोटिक सेल कहते हैं। फिर मेरा अगला सवाल होगा कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या रोल है, तो तुम कहोगे दैट कवर द जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, कवर करता है सर, ठीक है जी। फिर हम कहें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो तुम जवाब दे डीएनए। डीएनए सर प्रोकारियोटिक हो चाहे यूकारियोटिक हो, उस सब के पास डीएनए होता है सर। डीएनए है ना सर, आपको कवर हुआ तो बहुत अच्छा होगा, सेल को जगह ज्यादा मिलेगा, है ना जी। कल हम समझा रहे थे ना, एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल का चैम्बर हो, बाकी सब क्लासरूम हो, तो टीचर अच्छे से पढ़ा पाएगा, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएगा। अब पूरे स्कूल में खाली प्रिंसिपल चैम्बर हो, ना स्कूल ठीक से स्टेबल हो पाएगा और ना ही क्लास ऑपरेट हो पाएगा जी, ठीक है। तो डीएनए ऐसा चीज है जिसको साथ साथ के लपेट लपाट के कोना में रखना जरूरी है, उसको फैला दोगी तो सर काम करने में दिक्कत होगा, समझा रहा ना, इसमें यही दिक्कत हो जाता है। प्रोकारियोटिक सेल में डीएनए पूरे सेल में फैले होते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं सर दाएं बाएं, इस वजह से सर सेल को काम करने में थोड़ा तकलीफ होता है। जबकि यूकारियोटिक सेल में सेल में डीएनए को सैंत के रखते हैं सर, इवन क्रोमोजोम के ऊपर रखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम होता है सर, और उस क्रोमोजोम के ऊपर में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है सर। इस पे डीएनए नहीं कर सकता। क्या हुआ, क्या नहीं कर सकता है? हेलो माइक ऑफ करो। उसको कहते हैं हम लोग हिप्पोट्रोफिक। मैं बजा हाथ, माइक ऑफ करो रे, वायरल हो जाएगा तुम। बंद किया नहीं किया? हेलो क्या हुआ? माइक ऑफ नहीं हो रहा, फंस गया होगा ये। बाकी को आवाज आ रहा है? जी सर। ठीक है। प्राची हम है ना कल वाला वीडियो अपलोड कर दिए थे, तुम जाके वहां से देख लो ना, तो बाद में शेयर कर देंगे, ठीक है। और आज हम नोट्स दिए हैं, जो नोट्स हम पढ़ा रहे हैं ना क्लास में, है ना, एनसीईआरटी बुक में जो पढ़ा रहे हैं वही है ना, नोट्स दे दिए हैं। क्या हुआ? हाँ कर दो। हाँ माइक ऑफ कर लो प्राची। तो हम बता रहे थे कि आपको प्रोकारियोटिक सेल है और एक क्या आपको यूकारियोटिक सेल है जी, ठीक है। प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक सेल पे तुम लोग ध्यान दिया। प्रोकारियोटिक सेल में डीएनए होता है सर, यूकारियोटिक में भी डीएनए होता है, डीएनए कवर होता है एक में डीएनए कवर नहीं होता है, एक में क्रोमोजोम होता है। कोई लड़का इससे भी जोड़ देगा, मेडिकल के नजर से कोई लड़का देख रहा है तो वो कहेगा कि सर डीएनए को सैंत के रखने के लिए क्रोमोजोम बनाया जाता है, उस क्रोमोजोम के प्लेटफॉर्म पे डीएनए पाया जाता है। ये यूकारियोट का खासियत होता है, जिसमें क्रोमोजोम के ऊपर में क्या देखते हैं हम लोग, डीएनए वगैरह देख रहे होते हैं जी। इतना बात समझने के बाद हमने कहा था कि दोनों में साइटोप्लाज्म होता है जी, ठीक है। इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है और इसमें भी आपको साइटोप्लाज्म दिखाई देता है जी, ठीक है। चाहे प्रोकारियोटिक सेल हो चाहे यूकारियोटिक सेल हो, बोथ ऑफ देम कंटेन साइटोप्लाज्म। अब तुम लोग समझ गया होगा आगे का डायमेंशन सर का क्या होगा। सर एक दिन प्रोकारियोटिक को पूरा समझाएंगे और एक दिन यूकारियोटिक सेल को पूरा समझाएंगे जी, ठीक है। तो सर अभी हम तुमको कुछ झलक दिखाएंगे प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल के बारे में। उससे पहले हम लोग एक साइटोप्लाज्म पे चर्चा कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं उस पर हम लोग गौर कर रहे हैं जी। साइटोप्लाज्म के बारे में स्ट्रॉस बर्जर नाम के व्यक्ति ने बताया था। नाम याद हो तो ठीक है, ना तो नहीं याद करना। देखो जो एनसीईआरटी बुक में जो साइंटिस्ट सबका नाम दिया है ना, आप वही नाम सब याद करना, बाकी नाम याद करो तो बहुत बैंड बजता है जी। हमको खुद नहीं नाम याद रहता है बहुत सारे साइंटिस्ट का, है ना जी। तो स्ट्रॉस बर्जर नाम के व्यक्ति ने, है ना जी, इसको दिया था, आपको डिस्कवर किया था। डिस्कवर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में कौन बताया था? एक स्ट्रॉस बर्जर नाम के व्यक्ति ने बताया था। बोर्ड पे फोटोग्राफ देखिए, सब लड़का क्लियर हो गया होगा कि साइटोप्लाज्म फाउंड इन बोथ प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। एक दिन किसी दिन हम तुमको वायरस पढ़ाएंगे जी। वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है जी। वायरस नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म। वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसलिए तुम देखो कि वायरस दूसरे सेल पे अटैक करता है सर, और दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म यूज करता है। इवन कोरोना वायरस को देखते हैं, उसके पास अपना साइटोप्लाज्म नहीं होता है, वो आपके शरीर में जो लंग्स है ना, लंग्स के अंदर में जो सेल होता है ना, उसका आपको साइटोप्लाज्म यूज करता है जी, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म का क्या रोल है। देखो हम लोग भूल ना जाए, इसलिए सबसे पहले ये बोलते हैं कि स्पेस इनसाइड, डेफिनेशन लिख रहे जी, स्पेस इनसाइड, है ना, स्पेस इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस होता है उसी को तुम क्या कहते हो? साइटोप्लाज्म कहते हो। जैसे ये सेल है, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ सर, तो ये अंदर का जो देख रहे हैं इलाका, पूरा चप्पा चप्पा इलाका क्या है? साइटोप्लाज्म है सर। कोना कोना हर एक हिस्सा को तुम क्या कहोगी? साइटोप्लाज्म के नाम से आएंगे सर। क्या हम लोग साइटोप्लाज्म को देखे होंगे? हाँ जी देखे हो। कच्चा अंडा को तुम देखी होगी। कच्चा अंडा में जो तरल पदार्थ होता है, जो एक फ्लूइड होता है,
उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं जी। ठीक है, यही इलाका जो देख रहे हैं उसका नाम क्या हो जाएगा सर, आपको साइटोप्लाज्म के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, अब दूसरा बात ये आता है कि सर कुछ और डिफिनेशन नहीं है साइटोप्लाज्म का, एक फ्लूइड है ना, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ये भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये एनसीईआरटी का डिफिनेशन हुआ, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अब तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीज चलने लगा होगा कि सर फ्लूइड का मतलब क्या होता है, सेमी फ्लूइड क्यों कहें आप, और मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ना, दैट कवर बाय पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किससे कवर होता है सर, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है जी। ठीक है, अब हम आपको बोले भी थे है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता हो है ना, दैट कवर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को तुम क्या कहोगी, साइटोप्लाज्म के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी। ठीक है, यहाँ भी आपको याद रखना होगा ये लाइन है ना कि ऐसा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि कवर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग नाम देंगे है ना, उसको हम लोग नाम देंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और है ना जी सर साइटोप्लाज्म, देखो आपकी लड़की को दिमाग में आ आएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, तो हम आपको एक बार समझाया वे भी है कि आप मैटर पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में मैटर आपको 5 तरह का पढ़ाया जाएगा, एक होगा सॉलिड, एक होगा लिक्विड, एक होगा गैस, एक होगा प्लाज्मा स्टेट, एक होगा सुपर कूल्ड स्टेट होता है, एक मैंने 5 स्टेट में हम लोग को मैटर को पढ़ाना रहता है जी। ठीक है, उसी में से एक होता है सर आपको प्लाज्मा स्टेट, तो लगा नहीं प्लाज्मा नहीं समझ में आता है, फ्लूइड उसी को दूसरा नाम है फ्लूइड। अब फ्लूइड और प्लाज्मा का डेफिनेशन, जिसके पास फ्लो करने का एबिलिटी हो, जैसे तुम कहीं जगह पे डाले वो अपने आप टघरने लगा, जैसे जेल, और आप बाल में जो जेल लगाते हैं उसको तुम एक कहीं पे छोड़ दो चेहरा स्लोप पे, अपने आप सीधे नीचे उतरने, या ऑयल होता है वो भी, या टूथपेस्ट है ना जी, जो सॉलिड भी नहीं है सर, लिक्विड भी नहीं है सर, एकदम बीच में है जी। ठीक है, समझा राजन क्या ना ही परफेक्ट सॉलिड है ना ही परफेक्ट लिक्विड है, उसको तुम क्या मानोगी, प्लाज्मा स्टेट मानोगी या फ्लूइड स्टेट मानेंगे। हम लोग का सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना ही पानी है वो, ना ही वो ठोस है, वो एक क्या है आपको प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। आप तुम लोगों में से कोई लगा हड्डी ए भाई बताएंगे उसको, थरू को बर्दाश्त करो है ना जी। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जो देखते हैं सर, ठीक है, वो फ्लूइड स्टेट में होता है ना, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सर सेमी फ्लूइड क्यों कर रहे हैं सर, सेमी फ्लूइड करेंगे कि थोड़ा कम बेसी हो सकता है, थोड़ा कम सॉलिड थोड़ा ज्यादा लिक्विड है ना जी। सेमी मतलब नहीं होता कि बीच का बात आ गया, परफेक्ट फ्लूइड भी नहीं है, सॉलिड और लिक्विड का कुछ कॉम्बिनेशन है। जैसे तुमको समझा दिए ना, कच्चा अंडा को कभी फोड़ोगी ना तो उसमें आपको जो फ्लूइड रहता है, मतलब येलो कलर को छोड़ के व्हाइट कलर वाला हिस्सा देखते हैं, उसको सेमी फ्लूइड कहते हैं सर हम लोग। ठीक है, ना ही परफेक्ट सॉलिड ही हो पाया ना ही परफेक्ट लिक्विड हो पाया। तुम लोग उसी में से कोई लड़की से सवाल पूछने लगी कि सर क्या ऐसे जो उबला हुआ अंडा जो देखते हैं, तो वो तो आप नहीं रहा फ्लूइड स्टेट में, तो मर चुका है वो। ठीक है, जब कोई चीज मर जाता है इसका मतलब वो अपना फ्लूइड स्टेट खो देता है जी, समझना, क्रिस्टल स्टेट में चला जाता है। हम आपको इसी बुक में किसी दिन बताएंगे लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। लिविंग के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है सर वो फ्लूइड स्टेट में रहता है, और जो नॉन लिविंग हो जाता है उसके अंदर का साइटोप्लाज्म सर आपको किस स्टेट में हो जाता है ना, उसका साइटोप्लाज्म है ना जी आपको क्रिस्टल स्टेट में चेंज होता है, कठोर बन जाता है सर। ठीक है, हार्ड नहीं लग रहा है जी, फ्लूइड पहले समझ रहा है सब लड़का, टूथपेस्ट का इमेजिन करो ना, उससे तुमको फ्लूइड का फीलिंग आ जाएगा कि फ्लूइड किसे कहते हैं, या एक मोटा ऑयल जैसे ग्रीस वगैरह हुआ, ये सबको भी तुम क्या कर सकता है, फ्लूइड कह सकता है। ठीक है, नहीं देखते मोबाइल ये जो मोबिल सब होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक फ्लूइड कहेंगे, ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है जी। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है सर, मैट्रिक्स एक नॉन टेक्निकल टर्म है जी। मैट्रिक्स कहते हैं क्या, जो लिमिटेड बाउंड्री है, जैसे मान लो ये एक दीवार है और ये एक दीवार है, इस दोनों के बीच का जो जगह देखते हैं ना उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तुम कहोगे सर मैथ का लड़का, सर मान लीजिए कोई नॉर्मल लड़का क्या बोलता है, तो इसको स्पेस बोलता, हम स्पेस नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। बायोलॉजी के टर्म में बहुत बार जैसे देखो ना स्पेस लिखे थे ना, हम ये स्पेस नहीं लिख के हम उस जगह पे क्या लिख दिए, मैट्रिक्स लिख दिए। एक सिनोनिम्स वर्ड है स्पेस और मैट्रिक्स का। फिर से सुनो, देखो जैसे ये दोनों हाथ हम ऐसे पकड़े हुए ना, ये हाथ का बाउंड्री और ये हाथ के बाउंड्री का जो बीच का स्पेस देख रहे हो, ये वाला बीच का इलाका, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं सर, मैट्रिक्स है ना जी। तो आप यहाँ पे आप पूरा लाइन पढ़ो, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सेमी फ्लूइड भरा होता हो, और इसको घेर के कौन रखता हो, इसको घेर के रखता है कवर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घेर के रखा जाता हो, ऐसे चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको साइटोप्लाज्म के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, तुम लोग गौर करोगी, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सर फ्लूइड भी नहीं है पूरे तरह से, सेमी फ्लूइड है सर, है ना जी, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है ना जी, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड है ना एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड with different proportion, with different proportion। तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, इसको हम लोग नाम देंगे सर आपको
इसको हम लोग नाम देंगे सर साइटोप्लाज्म के नाम से, सेमी फ्लूइड के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। सेमी फ्लूइड समझ में आ रहा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी साइटोप्लाज्म समझ में आ रहा होगा। साइटोप्लाज्म का कोई लड़का हिंदी भी निकाल सकता है। सेल के अंदर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ, सेल के अंदर में पाए जाने वाले प्लाज्मा स्टेट के सब्सटेंस को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म है ना सर, ये वो जगह है जहाँ पे बहुत तरह के रिएक्शन चलते रहते हैं, और वो सारे रिएक्शन आपको जिंदा रखने में मदद करता है। एक सेल जिंदा क्यों है सर? क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में तरह तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जी। अगर आपको हम कहें ना कि जिंदा होने का क्या डिफिनेशन होना चाहिए, लिविंग का क्या डिफिनेशन होना चाहिए, तो सर साइटोप्लाज्म जिसके पास होगा उसको लिविंग कहेंगे सर, जिसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होगा नॉन लिविंग कह देंगे। कोई लड़की कहेगी सर सेल भी तो बोल सकता है, भाई बोलो ना भाई, सेल है तो साइटोप्लाज्म होबे करेगा ना। तो वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इस वजह से तुमको कभी उसको नॉन लिविंग बुलाना पड़ता है। और कभी कभी वायरस ना दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म कब्जा कर लेता है। जैसे मान लो कोई हमलावर हुआ, किसी सेल के साइटोप्लाज्म पे कब्जा कर लिया, तो सर आप तो उसके लिए वायरस के लिए ना काम करेगा। देखोगी तुम लोग को जब किसी दिन हम पढ़ाएंगे ना लिविंग नॉन लिविंग, सब पहला चैप्टर में वैसे लिखा हुआ लिविंग नॉन लिविंग। जब सेल चैप्टर खत्म कर देना तब पहला चैप्टर पे ले चलेंगे, और वहां पे तुमको लिविंग और नॉन लिविंग में समझाया जाएगा। तो तुम वहां पे एक डिबेट करोगे मेरे साथ कि सर वायरस को लिविंग मानिएगा कि नॉन लिविंग मानिएगा। तो हम तुमको वहां पे समझाएंगे कि वायरस जो है ना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है। वायरस को तुम वैसे देखोगी जैसे कोई इंसान मर चुका है और उसके अंदर में जो कोरोना वायरस होगा नॉन लिविंग स्टेट में होगा, मतलब उसके अंदर में साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है जी। और जैसे अगर हम हैं और हमको वायरस इन्फेक्टेड होता है, तो मेरे अंदर में जो कोरोना वायरस आएगा तो लिविंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में जाते ही वो मेरे साइटोप्लाज्म पे कब्जा कर लेता है जी, अब पूरा साइटोप्लाज्म का सारा सामान यूज करता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी? जैसे तुमको बच्चा लेवल कहानी सुनाया जाए, तो एक ऐसा लोग से जो ऑर्डिनरी आदमी है, जैसे ऐसे घूम रहा रोड पे, और किसी देश के राजा को मार के उस पूरा देश को कब्जा कर लेगा, तो उसका वैल्यू राजा जितना हो जाएगा ना जी। वही बात होता है, वायरस वैसे जमीन में मिट्टी में पड़ा रहता है। जैसे आप हाथ सैनिटाइज करती हो ना, तो सारा वायरस आपके हाथ से हट करके सब मिट्टी में गिर गया, मर गया वो। लेकिन वही तुम मिट्टी को जाके चाट लो, है ना जी। ऐसा भी बहुत बच्चा सब होता है, मिट्टी चाट रहा है या वही चमगादड़ सब खा रहा है ना जी, वो सब जो है ना, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, है ना, यूट्यूब पे हम लोग है ना जी। तो बोलने में क्या दिक्कत है, ठीक है। जब डोनाल्ड ट्रम्प बोल सकता है हम भी बोल सकते हैं। चाइनीज सब देखो कुछ भी खा लेता है, ठीक है, और उस वजह से है ना जी, ठीक है, कि आपके शरीर में आ जाएगा वो वायरस, है ना, यानी कि उसके जरिए उस सबके अंदर में आया, उसके जरिए पूरे दुनिया में फैला। तो जी, तो ऐसा जो होता है ना, ठीक है, मतलब जब कोई वायरस अटैक करता है और आपके समझ आ रही है, उसको दिल पे मत को लेना जी, ठीक है। कोई चाइना को ना फेवर करता है, आप लोग में से कोई प्रो चाइना ना हो, चाइना नहीं, चाइना तो ऐसे क्या बोल दिए, ठीक है। हालांकि हम खुद मानते हैं कि ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। मेरा पूरा लाइफ खत्म कर दिया, है ना। जो सोचे थे वो नहीं हो पा रहा है, जो नहीं सोचे थे वो सब हो रहा है। थोड़ा फिर से समझे ना, नहीं समझ में आया। क्या समझेगा तुम? इनका खासियत होता है साइटोप्लाज्म का होना। जा रहा है आवाज? वजाहत यस सर। हाँ देखो, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि वायरस जो होता है ना, वो ना लिविंग होता है, ना ही नॉन लिविंग होता है। हम बोर्ड पे लिख के बोलते हैं कि जितने भी सेल है, ऑल सेल कंटेन साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल है सबके पास साइटोप्लाज्म होगा सर, कंटेन साइटोप्लाज्म। सर ऐसा लिखने से मतलब, ऐसा इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म मेंटेन द लिविंग स्टेट। जिसके पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म आपको, है ना, मेंटेन लिविंग स्टेट, ये आपको जिंदा रखने में मदद करता है जी, ठीक है। हम नोट्स आज दिए उसमें लिखे हुए बात सब, लिविंग स्टेट, ये आपको जिंदा रखता है जी। पहला बात याद हुआ। दूसरा बात है सर क्या, कि सर साइटोप्लाज्म जो है ना जी, ये आपको करता क्या है? ये एक ऐसा जगह है, मेन एरिना है, मेन एरिना है ना, वेयर ऑल लिविंग एक्टिविटी, लिविंग रिएक्शन अकर्स। तुमको जिंदा रहने के लिए जो भी रिएक्शन होता है, जैसे अभी आपके अंदर में एनर्जी बन रहा होगा, आप खाना खाती हो, सब कुछ साइटोप्लाज्म में रिएक्शन करता है जी, ठीक है। हमारे सेल में, जैसे ये सेल हुआ ना जी किसी का, उस सेल में ये न्यूक्लियस देख रहे हो, इस न्यूक्लियस के अंदर में ये जो इलाका देख रहा है, इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता रहता है जी, ठीक है। इसमें ए है, ये बी के साथ रिएक्ट करके सी और डी बनाता है, सी बनाया और डी बनाया। ये ए है, ये आपको बी और सी में बदल गया। ये जितना भी रिएक्शन देख रहे हो, ये सब कहाँ होता है जी? साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस में कोई खास रिएक्शन नहीं होता है। मेन कौन जगह है जहाँ पे आपको रिएक्शन चलता है, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। इसका मतलब तुम लोग दिमाग लगा रहा होगा कि सर साइटोप्लाज्म ही हम लोगों को जिंदा रखता है।
साइटोप्लाज्म एक एरिना, एरिना समझे मतलब कि युद्ध स्थल। कभी देखते हो ना मैच होगा यहाँ पे, एरिना नहीं देखते, कभी फिल्म में देखोगे इटली सब में जो रोमन सब था तो लोग लड़ने के लिए एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड बनाता था, नहीं शार्क सॉरी बुल सबको खिलाता रहता है, उसको एरिना बोलते हैं। या वही रिंग जी, रिंग जहाँ पे फाइटिंग सब चलता रहता है। तो साइटोप्लाज्म एक मेन एरिना है ना, मेन एरिना है जो आपको लिविंग वेयर ऑल लिविंग रिएक्शन अकर्स, जहाँ पे सारे लिविंग रिएक्शन क्या होते हैं, पूरे किए जाते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में ढूंढो, लाइन लिखा हुआ एनसीईआरटी में, नहीं तो हम बोले तो भी मान लो, है ना। और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी सेल हैं सबके पास साइटोप्लाज्म होता है ना, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, वायरस को छोड़ करके। वायरस जो देखते हो ना, वायरस के पास क्या होता है, नो साइटोप्लाज्म, इसके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है जी। ठीक है, इसके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। लेकिन हम जब कह रहे हैं तुमको कि जब तुम इसी बुक में हमसे एक दिन डिबेट करेगा, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पूछेगा कि लिविंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं, तो हम तुमको उस दिन बताएंगे क्या कि वायरस बीच में आता है जी। वायरस लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है जी, समझ आ रहा है जी। वायरस के बारे में लोग सब ये कहता है ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। फिर से सुनो, तो सर लिविंग कब होता है वायरस और नॉन लिविंग कब होता है वायरस? जब कोई वायरस किसी सेल में घुस करके उस सेल का साइटोप्लाज्म को कब्जा लेता है, तो ऐसे वायरस को लिविंग मानोगी। और वही वायरस जब मिट्टी में रहता है सर, है ना जी, जब वैसे ही पड़ा रहता है मिट्टी में, तो उस वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है सर, तो उस वायरस को नॉन लिविंग मानेंगे, मरा हुआ है सर। लेकिन उसी वायरस को तुम खा लिया, मतलब मिट्टी से उठा के तुम अपने बॉडी में ले आया, किसी भी वजह से तुम्हारे बॉडी में आ गया, और बॉडी में आने के बाद जब उस सेल के अंदर घुसता है सर, तो जिंदा हो जाता है। और जैसे तुम आपको नहीं कि अपने बॉडी से उसको हटा देगा, मान लो कि हमको यहाँ पे वायरस है, हम इसको पकड़ के इसे फेंक देंगे, तो मतलब वो वायरस मर गया, अब वो कोई काम का नहीं रहा। समझ में आ रहा है जी, क्योंकि उसको सेल चाहिए। सेल तो मेरे पास है ना, अगर मेरे शरीर में वायरस रहेगा तो क्यों रहेगा, क्योंकि मेरे पास सेल है और उस सेल का कब्जा करेगा जी। ठीक है, हम नहीं समझाया अभी तुमको कि एक रोड पे चलता हुआ आदमी है और किसी समझ रहा है कि किसी को कब्जा, मतलब कि जैसे मान लो था कि एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरा एक कोचिंग हुआ और कोचिंग में यहाँ पे आके पढ़ाना चाह रहा है वो, तो हमको हटाना पड़ेगा ना। वो जब वो बाहर से अंदर आएगा तो हमको डराएगा ना, भागो यहाँ से, हम पढ़ाएंगे। अगर वो हमसे ज्यादा ताकतवर निकला, हमसे ज्यादा स्ट्रांग निकला, तो हम तो हट जाएंगे ना जी। फिर वो यहाँ पे आपको ले लेगा, मतलब वो आपको इसको कंट्रोल करने लगेगा। वही बात वायरस के साथ होता है। जब वायरस आपके सेल में घुसता है तो आपके डीएनए को मार देता है और उस जगह पे अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है और पूरे साइटोप्लाज्म को हुक्म चलाता है कि भाई आप मेरा बात मानोगे। जैसे यहाँ पे जो डीएनए है, ये डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म को हुक्म देता रहता है कि मेरा काम करो, मेरा काम करो, और साइटोप्लाज्म कर करके देता रहता है जी। ठीक है, जा रहा है जी, आप समझ में आया वजाहत? वायरस जब सेल के अंदर नहीं रहता है तब वो मरा हुआ माना जाता है जी। वाई सर? बिकॉज नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म। इफ वायरस अडॉप्ट इनटू द, या वायरस एंटर इनटू द सेल, देन आपको कंसीडर एज लिविंग बिकॉज दे यूज अदर सेल साइटोप्लाज्म, दूसरे के सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका यूज करता है जी। ठीक है, बोलो बोलो जी, गया तुमको वजाहत? हेलो, सुना? कभी भी नहीं हुआ? यस सर, यस सर, यस हो गया ना? चले एक क्वेश्चन पूछ लें, देखते हैं तुम्हारा 10th मजबूत है कि नहीं, पता चल जाएगा। यस सर, आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं। बाकी सब समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। तुम अभी आज हमसे क्या पढ़ के गई हो? अभी हम ये कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जिंदा रखता है आपको। साइटोप्लाज्म नहीं है तो मतलब मर गया है वो सेल। सेल का जिंदा रहने में, लिविंग रहने में कौन मदद करता है? साइटोप्लाज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। साइटोप्लाज्म कैसा होता है तो हम बोल भी रहे बार बार, फ्लूइड स्टेट में होता है। फ्लूइड नहीं समझते हैं सर हम, तो प्लाज्मा समझो। सर ये भी नहीं समझते भाई, फ्लूइड जो सॉलिड लिक्विड का मिक्सिंग हो उसको फ्लूइड कहते हैं। जैसे वैक्स हुआ, या आपको हम बोले अभी जेल हुआ, जेल है ना, या आपको शैम्पू वगैरह हुआ, ये सब फ्लूइड स्टेट में है जी। ठीक है, तो आपके साइटोप्लाज्म भी क्या होते हैं? फ्लूइड स्टेट में होते हैं, है ना। सेमी फ्लूइड भी बोलोगे तुम। सेमी फ्लूइड मतलब ना ही 100% सर सॉलिड है, ना ही 100% लिक्विड है, एक मिक्सचर है सर वो। ठीक है, और मैट्रिक्स का मतलब क्या? एक जगह जो छेकता है ना उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स एक नॉन टेक्निकल टर्म है ना, इसका बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं। इसका जो मीनिंग निकालोगे ना मैट्रिक्स, इसका मतलब लिमिटेड स्पेस को कहते हैं मैट्रिक्स। जैसे अगर हम दो हाथ ऐसे बना दे तो इस दोनों के बीच के जगह को मैट्रिक्स कहेंगे सर। तो साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स में पाया जाता है। कौन से मैट्रिक्स में पाया जाता है जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में पाया जाता है। आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने हुए थे, तो सर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाउंड्री हुआ ना, ऐसी में ना साइटोप्लाज्म है भाई, कहीं बाहर थोड़े रहता है साइटोप्लाज्म, ये पूरा इसके अंदर रहता है, यहाँ थोड़े रहेगा साइटोप्लाज्म। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं, है ना, कौन जवाब देते हो पता चल जाएगा, है ना। अभी हम बोर्ड पे बता भी दिए क्वेश्चन का मतलब आंसर हल्का हिंट दिए हुए हैं, देखते हैं कौन जवाब देते हो। एक मिनट,
क्वेश्चन है which of the following not obey, हार्ड ही क्वेश्चन देते हैं, नॉट ओबे सेल थ्योरी। कौन सेल थ्योरी को नहीं फॉलो करता है? क्वेश्चन समझ गया ना? कल जो पढ़ाए थे सेल थ्योरी, सेल के नियम कानून को कौन नहीं मानता है? पहला ऑप्शन है प्रोकार्योटिक सेल, दूसरा है आपको यूकार्योटिक सेल, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, इसी में एक और दे देते हैं ह्यूमन, चौथा ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज वायरस। 10th में आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को मारता है उसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। समझा जी? वायरस ऐसे करके 10th क्लास में सुने थे? ऐसा फोटो नहीं सुने तो अभी देख लो, तुम समझ रहे हो राफिया? ये ऐसा वायरस होता है, वायरस देखोगी तो ऐसा दिखाई देगा। तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी बुक होगा ना राफिया, तो उसमें ऐसा फोटो आप दिया हुआ चैप्टर 2 में, नहीं है तो जाके उससे साइफा से एनसीईआरटी बुक छीन करके या मांग करके, है ना, उसमें जाके देख लो, वायरस ऐसा दिखता है। ठीक है, ये है वायरस। ठीक है, वायरस पढ़ेंगे अभी हम लोग, चैप्टर 2 में पढ़ना है वायरस हम लोगों को इसी बुक में। चलो आंसर दो, कोई भी बच्चा या वो चीज आंसर दे सकती हो, कोई भी आंसर दे सकता है। हेलो, बैक्टीरियोफेज वायरस मतलब सड़े हुए। और कोई और सुन रहा है? माज सुन रहे हो? बोलो जल्दी। एक लड़का बोला चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन समझे? सेल थ्योरी को कौन फॉलो नहीं करता है? जोरा बोलो, कोई तो बोलो रे। सर फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, और कोई भी बोलना चाहोगी? क्वेश्चन समझना आया? पहले सेल थ्योरी कल पढ़ा रहे थे ना, कि जो ऑर्गेनिज्म के पास सेल होता हो, प्रोडक्ट ऑफ सेल होता हो और सेल डिवाइड करता हो, उसी को सेल थ्योरी कहते हैं। सेल डिवीजन होना चाहिए और सेल के पास सेल जैसी बात होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के पास। माँ सुन रहे हो? यस सर, सुन रहा हूँ। हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। चलो राफिया तुम बैक्टीरिया बोल रही हो, चलो आगे। माज बोलो। को तो 4 लग रहा है। चलो, और एक बच गए हो, तनाउर तुम बताएगा कुछ? यस सर, ऑप्शन 4। हाँ सही है, ऑप्शन 4 सही है। देखो अभी थोड़ा देर पहले कितना बार चिक के बोले वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में तो सेल कहाँ से? क्या बोले थे तुमको? जैसे तुम कहते हो ना, तुम कभी घमंड करते हो ना कि मेरी दोस्त सब कुछ रखती है, दोस्त, इस वजह से तुम कहते हो कि मेरा ये दोस्त है तो हम सब कुछ है, इसके बिना ये नहीं रहेगी तो सब गया। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी है कि वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं है तो सेल ना कहलाएगा। तुमको बोले थे ना कि बस सीधा याद रखो कि वायरस कुछ नहीं लिखा हो तो वायरस क्या है? नॉन लिविंग ना होगा। अब बैक्टीरिया तो प्रोकार्योटिक का ही दूसरा नाम है ना। ह्यूमन हम लोग सेल थ्योरी का फॉलो नहीं करते हैं। कल ही तो तुमको बताया था ना कि कट गया उंगली तो फिर देखते हो कुछ दिन बाद फिर से वो भर जाता है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन नहीं होता, प्री एग्जिस्टिंग सेल। सुन रही हो राफिया? यस सर। ये कैसे कर दिए आप? ठीक है, बैक्टीरिया तो प्रोकार्योटिक सेल है। बैक्टीरिया भी तुम देखते हो, कभी दही का बैक्टीरिया देखिए हो, मम्मी को देखना, जब दूध में ना थोड़ा 1 चम्मच दही डालेंगी, कुछ देर बाद ना पूरा दूध जम जाता है, या कुछ दिन में जम जाए, 1 दिन में जम जाता है। जमने का क्या मतलब? बैक्टीरिया था सर उस 1 चम्मच दही में, और उस 1 चम्मच दही में जो बैक्टीरिया था वो पूरा फैलते पूरा को एक कर्ड बना दिया। तो इसका मतलब सेल डिवीजन हो रहा है ना। तो सेल डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब सेल थ्योरी को फॉलो कर रहा है ना वो। सेल थ्योरी कल पढ़े थे ना हम लोग ना, कि जो सेल डिवीजन कर सकता हो, जिसमें ऑर्गेनिज्म में सेल हो या प्रोडक्ट ऑफ सेल हो, उसको हम लोग लिविंग मानते हैं या सेल मानते हैं। तो ये तो सही था। ये ना गलत है कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो सेल थ्योरी को नहीं फॉलो करता है। नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में। प्रोकार्योटिक से तो आपको तो ये तो करवे करेगा, ये तो पत्थर का लकीर, तीनों को करना ही है। ये सबसे अच्छा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है जी, पूछे हुआ है ना ऑप्शन में। जान बच के देखो, अभी तो तुमको कुछ वायरस लिख दिया तो बहुत लगा वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन वायरस को हटा के ऐसे लिख देता फेज। तो भाई पकड़ लेना, जब भी फेज स्पेलिंग लिखा रहा हो ना, डेडिकेटेड टू वायरस, फेज बोर्ड लिखा रहे, कहीं भी बायोलॉजी में फेज बोर्ड लिखा रहे, इसका मतलब वो वायरस को बता रहा है जी। ठीक है, लिख देगा वायरस तो तुम्हारी तो लॉलीपॉप हो जाएगा वो क्वेश्चन। और नहीं लिखा रहेगा ना तो फेज का मतलब आप लोग क्या समझिएगा? वायरस। और फेज का मतलब मार देने वाला, जो दूसरे सेल को क्या करता है? मार देता है। कोरोना वायरस एक तरफ फेज वायरस है, ह्यूमन फेज वायरस है, मैंने ह्यूमन के सेल को मार देता है सर। ठीक है जी, दिमाग लग रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं?
इसलिए दिक्कत हो जाता है कोरोना वायरस से। ठीक है, मिटाबे। सर वायरस का भी लाइफ हाँ। स्पेन होता होगा तो? नहीं, कोई लाइफ स्पैन नहीं। वायरस है ना, देखो कहता है क्या कि जैसे कोई वायरस शरीर में रहेगा ना तो जिंदा रहेगा, और शरीर से बाहर निकलेगा ना तो वो हो जाता है आपको यानी कि एक स्टैचू बन जाता है, स्टैचू। और जैसे फिर शरीर के संपर्क में आया फिर जिंदा हो जाएगा। देखो सोचो, वायरस करोड़ों साल तक जिंदा रह सकता है जी। ठीक है, मिट्टी में करोड़ों तरह का वायरस होता है जी। ठीक है, वो वायरस जैसे इंसान के सेल के संपर्क में आया या किसी जानवर के सेल के संपर्क में आया तब जिंदा हो जाता है। सोचो, एक तरह से मम्मी हुआ, मम्मी समझ रही हो, एक तरह से लाश है सर। अब वो लाश जिंदा हो जाता है जब जैसे उसको इंसान का संपर्क में आता है। तो मान लीजिए आपको हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि HIV का वायरस है ना, पहले मिट्टी में था और एक आपको मंकी के बॉडी में था। HIV का वायरस जो था वो मंकी के शरीर में रहता था, मंकी के बॉडी में रहता था, सोया रहता था जी। ठीक है, जब इंसान ने मंकी का मांस खाना शुरू कर दिया ना तो उसके जरिए ना इंसानों में HIV का वायरस आ गया। सोचो कैसे आता है वायरस। ठीक है, वायरस जो देखती हो धरती पे करोड़ों साल से है। वायरस कभी ना सड़ता है ना सर गलता है सर। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि वायरस को हाँ हालांकि जला सकते हैं, हम उसको जला के खत्म कर सकते हैं। HIV वायरस को 55 डिग्री से जला गर्म करो ना मर जाएगा वो, मतलब मरे ना तो पूरा ना फट जाएगा जी। ठीक है, अगर हम किसी वायरस को है ना मिट्टी में छोड़ देते हैं सर, जैसे और हमको हाथ में कोरोना वायरस लगा हुआ है तो हम जो सैनिटाइजर यूज करेंगे ना, वो सैनिटाइजर क्या करता है उस वायरस का कॉन्टैक्ट हटा देता है आपके मांस से, अब वो कहाँ गिर जाएगा, मिट्टी में गिर जाएगा सर, अब मिट्टी में ही रहेगा। अब बहुत कम ही केस होता है ऐसा कि हम लोग मिट्टी को चाहते हैं, है ना जी। कभी ऐसा हुआ कि मिट्टी में लोट-पोट करना शुरू कर दोगी तो हो सकता है कि बहुत सारा वायरस हमारे बॉडी में आ जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, समझ आ रहा जी। और नहीं फिर मिट्टी में चला गया तो फिर से वो इनएक्टिवेट रहेगा, वो इंतजार में रहता है कि कोई आदमी आए हमको अब उठा ले तो हम उसको उठा लेंगे। ठीक है, समझा रहा जी हम क्या बोलना चाहे, तो ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, वायरस का प्राकृतिक मौत नहीं है सर। वायरस को जब सेल से बाहर निकाल दोगी ना तो वो स्टैचू हो जाता है। स्टैचू के लिए दूसरा इंग्लिश है क्रिस्टल हो जाना। हम पढ़ाएंगे जी, रुक जाओ, इसके लिए वेट करो, चैप्टर 2 में हम आपको इसको डील करेंगे जी। ठीक है, कुछ चीजें हैं, समय आने पे सब कुछ बताया जाएगा, बहुत कुछ मिलने को मिलेगा जी। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देख रहे थे कि सेल, हम लोग साइटोप्लाज्म देख रहे थे जी। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोगों ने कहानी सुना दिया जी। अब हम आपको सेल बता रहे हैं जी, सीधे आ जाओ सेल पे। सेल में दो तरह का सेल है, एक है प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल, और एक क्या होता है सर आपको यूकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल होता है। अब इसका डिफिनेशन हम बता चुके हैं इसलिए हम बार बार नहीं लिखेंगे डिफिनेशन। अब हम दोनों में एक बात ये लिखने वाले हैं कि सर प्रोकार्योटिक सेल हो और यूकार्योटिक सेल में इसमें नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं तो लोग पढ़ लिया अभी डिफिनेशन, डीएनए नेकेड होना, डीएनए पे कवर नहीं होना, लिख लिया क्या वो सब आप कितना बार लिखवाएंगे। नो ऑर्गेनेल्स, ये आप नया शब्द सुनो, ऑर्गेनेल्स है ना जी, ऑर्गेनेल्स नहीं होता इसमें, है ना, इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, गलत हो जाएगा इसे लिखना, नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड, नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, है ना, इसमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं होता है जी। नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल फाउंड, है ना, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं जी। ठीक है, इसमें आपको फाउंड है ना जी, फाउंड है ना जी, आपको मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। अब आपको कल का क्लास याद आ रहा होगा तो हम कल कहे थे कि सेल के अंदर में जब झांक के देखोगी ना एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर सब दिखाई देगा, दैट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनेल्स के नाम से लाते हैं। हो सकता है ये माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है ये न्यूक्लियस हो सकता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, व्हाटएवर हो सर। तो ऑर्गेनेल्स जो देखते हैं सर उस पर भी कवर लगा होता है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है सर, इसका मतलब उस पर कवर लगा हुआ है ना जी। इसके कवर लगे होने के कारण आप इसको नहीं देख पा रही हो। मेम्ब्रेन देखना, इस चैप्टर में बहुत बार मेम्ब्रेन शब्द का यूज करेंगे हम, तो मेम्ब्रेन का हिंदी निकाल लोगी ना तो तुमको दिक्कत नहीं होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल का मतलब क्या, एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसपे भी रैप लगा हुआ, रैपिंग किया हुआ हो। ठीक है, तो सर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल जो देखते हैं सर आपको प्रोकार्योटिक सेल में नहीं मिलेगा। प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं होता है। अगर हम इसका एक प्रोकार्योटिक सेल का फोटोग्राफ बनाए तो इसके अंदर में डीएनए यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं है। जबकि यूकार्योटिक सेल में देखते हैं फाउंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, है ना, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल दिखाई देता है जी। ठीक है, ऑर्गेनेल्स इसमें आपको दिखाई देगा सर। कहने का मतलब जब आप सेल को देखोगी तो जैसे डीएनए है सर, इस पे कवर लगा हुआ है सर, कवर लगा तो इसका मतलब तुम क्या कहोगी, इसको मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, एमबीओ नहीं कहेंगे, एमबीओ कहते हैं, एमबी में मतलब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया देखे हुए तुम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर कवर लगा होता है सर। अब नहीं जानती तो आज जान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया पे कवर लगा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे भी होगा
उससे भी कवर लगा होता है सर। मतलब आप सबको देख रहे हैं सर, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल सबको आप देखते हुए जा रहे हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ, लाइसोसोम का नाम लोगी, वैक्यूल का नाम लोगी, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है सर। इस सब का कवर हम लोगों को दिख रहा होता है जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल पाए जाते हैं सर आपको किसमें, आपको है ना जी, यूकार्योटिक सेल में। बट प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। लेकिन एक बात और गौर करो, कल की क्लास में हम ये भी बोले थे कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल है जिसपे कवर नहीं लगा होता है सर। जैसे ये देख रही हो, ये देख रही हो, इस पे कवर नहीं लगा रहता है, इसको हम लोग नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल कहते हैं। कल का क्लास पढ़े थे ना हम लोग, ऑर्गेनल्स कल पढ़ा दिए थे, है ना। ऑर्गेनल्स है ना, ऑर्गेनल्स जब पढ़ रही थी आप, ऑर्गेनल्स का हिंदी मतलब बता दिए थे बॉडी पार्ट, सेल के अंदर में पाए जाने वाला हिस्सा। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स एमबीओ, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, आप लोग मत लिखना शुरू कर दीजिएगा। एक होता है सर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स एनएमबीओ, है ना जी, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। एक होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल में क्या क्या आता है ना जी, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब एग्जांपल है जी, एग्जांपल है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब हम लोग देखेंगे। और आपके पास बुक है आसपास में, तो बुक पलट के भी आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे जी। राफिया तुम बुक खरीद ली हो, नहीं खरीदी हो तो ऐसा कुछ फोटोग्राफ सब की बात हो रही है अभी, है ना। ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है जी, ठीक है। बॉन्डेड ऑर्गेनल सब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा जी। ये सब जो देख रही हो, इस सब का नाम क्या है सर आपको, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल इसमें होता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल का मतलब ऐसा ऑर्गेनल जिसपे कवर लगा होता है। अच्छा बात है, हाँ बहुत अच्छा बात है जी। पर ये मत समझना कि सर इससे काम हो जाता है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल भी होते हैं जी, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल का एग्जांपल कौन है, राइबोसोम, इस सब सुनोगे आप लोग नाम सब। राइबोसोम जो देखते हैं नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल में आता है। उसी में देखना, उसी चैप्टर में, उसी पेज में सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी क्या है सर आपको नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल में जाता है ना जी। और उसी तरह से एक होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ये सब नाम हम आपको जरूर एक दिन सुनाएंगे। ये सब नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल में आता है जी, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल भले ना पाया जाता हो, बट दे कंटेन है ना आपको क्या, दे कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। समझ में आ रहा है जी, टाइम लग रहा है बोलने में, पर आप लोग एक बार में समझ जाए तो याद करना आसान हो जाता है। दे कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। ये क्या देखते हैं सर हम इसमें, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल दिखाई देता है जी, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि क्या है ना प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल दिखते हैं, तो तुम आंसर दोगी कि सॉरी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, सॉरी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल पाए जाते हैं बैक्टीरिया में या प्रोकार्योटिक सेल में। भले ही मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल नहीं दिखाई देते हो, पर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल दिखा। तुमको इतना क्या बोलना, सीधे बोलिए राइबोसोम पाया जाता है सर। इसमें राइबोसोम ऑर्गेनल होता है जो पाया जाता है जी। अब राइबोसोम कैसा होता है, डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर, हम पहले भी बोल चुके हैं। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर देख ली तुम साइटोप्लाज्म के अलावा, साइटोप्लाज्म के अलावा जो भी चीज दिख रहा है सर उसका तुम क्या नाम दोगे, ऑर्गेनल्स। डीएनए तो केमिकल है सर, उसको छोड़ दीजिए। राइबोसोम एक ऑर्गेनल्स है जिसको आप देख सकते हैं। राइबोसोम क्या कहलाएगा सर, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। मतलब तुम साफ देख रही हो कि कौन है। जैसे हमने कहा था कल कि तालाब में कोई सामान फेंका हुआ है और तालाब में सामान जो फेंका उसमें पॉलीथीन लपेट के फेंके हैं, तो भाई क्या है अंदर में पता नहीं चल रहा है। लेकिन तालाब में नाव देख रहे हो, भाई नाव है देख रहे हैं, मछली है देख रहे हैं, इसका मतलब क्या, उस पर कवर नहीं लगा हुआ है। जिसपे कवर नहीं लगा रहा तो उसको तुम साफ साफ देख सकती हो। नॉर्मल माइक्रोस्कोप की मदद से भी उसको हम लोग देख सकते हैं जी, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम सोचो, बैक्टीरिया में या प्रोकार्योटिक सेल में राइबोसोम सर, राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है जी, ठीक है। समझ में आया, कुछ जा रहा है जी दिमाग में। और जब प्रोकार्योटिक सेल के बाद इधर आते हैं यूकार्योटिक सेल में, इसमें नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं एंड आपको नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं एंड नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल आल्सो फाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स आल्सो फाउंड। ये दोनों तरह के ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं जी। मतलब कुछ लड़का समझ गया होगा सर राइबोसोम इधर भी पाया जाएगा, राइबोसोम दोनों तरफ पाया जा रहा है जी, ठीक है। राइबोसोम दोनों साइड में आपको ये देखने को मिलता है जी, ठीक है। अब इसका डीएनए नेकेड होता है, इसका डीएनए कवर होता है, इसके न्यूक्लियस होता है सर। जहां डीएनए पाया जाता है उस रीजन को तुम लोग क्या नाम देते हो, न्यूक्लियस के नाम से बुलाते हो। न्यूक्लियस का सबसे आउटरी लेयर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं। कुछ गए आप चंद्र जी, अभी हम प्रोकार्योटिक सेल यूकार्योटिक में हल्का फल्का अंतर बताए हैं। क्या हल्का फल्का अंतर आप लोगों को समझ में आया? प्रोकार्योटिक सेल में आपको है ना डीएनए नेकेड होता है, प्रोकार्योटिक सेल में ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। कौन से ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, बट नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जी, ठीक है।
नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल का मतलब जिसपे पॉलीथीन नहीं लगा हो, जिसपे कवर नहीं लगा हो। और आप जब यूकैरियोटिक सेल में जाते हैं तो इसमें न्यूक्लियस होता है सर, कवर होता है डीएनए, और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल दोनों पाया जाता है जी, ठीक है। अब कोई भी एक लड़का या कोई भी एक लड़की जवाब दो, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक में क्या समानताएं हैं। अभी तक जितना पढ़ा है ना उतना ही में से तुम लोग को हमको जवाब दो कि सर प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या सिमिलरिटी है। हम आपसे 3 जवाब का इंतजार करेंगे, 3 तरह का जवाब आपको दीजिएगा जी। बोलो, कोई भी लड़का या लड़की बोल सकती हो सिमिलरिटी बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आप लोग को हम पढ़ाए अभी जस्ट 3 अंतर बता सकते हो। कोई भी लड़का अटेम्प्ट लो, समझ जाएंगे उसको, पढ़ा है। सनार तुम भी बोल सकते हो, बोलो कोई भी क्वेश्चन। समझी राफिया? क्या आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सिमिलरिटी बताना है? जितना हम पढ़ाए आज उतना हिसाब से, है ना जी। प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में सिमिलरिटी बताइए। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में, है ना, सिमिलरिटी बिटवीन, सिमिलरिटी, यही सब नेट का क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है नीट का। सिमिलरिटी बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ाए जी। बोलो ना राफिया, तुम बताओ ना मुझे। Prokaryotic cell, only non-membrane bounded organelles are found, and membrane bounded organelles are not found. But in eukaryotic cell, both membrane bounded and non-membrane bounded are found. सिमिलैरिटी ना पूछ रहे। हाँ, सिमिलरिटी डिफरेंस है कि सिमिलरिटी? सिमिलरिटी लिखिए तो है। तुम भाई एक ही जवाब दो ना कोई राफिया, एक ही वर्ड में जवाब दो, है ना जी। पहला जवाब दो प्रोकैरियोटिक, इसमें दोनों में समानताएं बताना है। जैसे देखो, जैसे तुम्हारे और हम लोगों में क्या समानता होगा, जैसे हम और आप लोगों में क्या समानता, दो लोग सबके पास 2 हाथ 2 पैर है, ये समानता हुआ ना हम सब में। भले हाइट सबका अलग अलग हो, सबका आवाज का टोन अलग अलग हो, पर हम सबके पास कॉमन क्या है, 2 आंख होगा, है ना जी, 2 हाथ 2 पैर, ये सब कॉमन बात हुआ ना। वैसे तुमको बोलना है। एक बोर्ड में हम पढ़ाए, जल्दी बताओ, कोई बताओ। चलो रिमाज बताओ तो, रिमाज। प्राची तुम ही बोलेगी। हेलो, कोई तो बोलो रे, बोलो माज, तुम ही बोलो ना। आप ही बोल दीजिए। हे भगवान, इतना ये तो है, बताओ ना रे। बोलो, तुम्हारा आवाज लेकिन कट रहा है। सर हम बोल रहे हैं सर। हाँ बोल सर बोलो ना। non-membrane bounded organelle, both of them have cytoplasm, both of them have plasma membrane. सही बोली। रुक जाओ, हो गया। हाँ रुक जाओ, बोलिए ये देखो, एक क्या है, दोनों में राइबोसोम है, बोथ कंटेन राइबोसोम, बोथ हैव राइबोसोम, दोनों के पास राइबोसोम है। और राइबोसोम क्या है जी, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है ना, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। दोनों के पास साइटोप्लाज्म है, ये भी सही बोला है, दोनों के पास साइटोप्लाज्म था ना जी, कॉमन है ना ये दोनों में। आप क्या देखी थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में था, जब शुरुआत में हम बोल दिए थे। और तीसरा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो दोनों में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो है। क्लियर हो रहा जी? जितना हम अभी पढ़ाए हैं उस हिसाब से तुमको यही ना सिमिलरिटी दिख रहा है जी। क्या ये तीनों सिमिलरिटी अभी गया था ना क्लास में, अभी बात करते करते हमने कहा था दोनों के पास राइबोसोम होता है, अभी लिखे थे इसके पास भी राइबोसोम है और इसके पास भी राइबोसोम है, तो सिमिलरिटी हो गया। सर राइबोसोम किस कैटेगरी का ऑर्गेनेल है, तो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल का है, समझ रहे हो राफिया। और एक साइटोप्लाज्म, अभी बोले थे दोनों के पास साइटोप्लाज्म होता है, और दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही, क्योंकि हम जानते हैं साइटोप्लाज्म को घेर के कौन रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन तुम दोनों के पास सेल वॉल नहीं होता सर, प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल होता नहीं है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल होता नहीं है। ये सब सिमिलरिटी थोड़े हुआ, डिसिमिलरिटी हो गया ना। क्लियर हो रहा है जी? साइटोप्लाज्म दोनों में है, ये सही बोलिए जोरा, ये तीनों बात सही है जी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ आ रहा जी, क्या बोल रहे हैं? कोई रिप्लाई ही नहीं करते हो। यस सर। यस। हाँ सही है। आप तो प्राची तुम समझ रही है? हेलो प्राची समझ रही है जी? यस सर। मतलब बोलती काहे नहीं कुछ भी? कुछ तो बोलती रहो, ठीक है। गलती है बोल दो, कह दो आप इतना अच्छा समय मार भी नहीं सकते हैं, ठीक है। डांट भले सुन लो, डांटने के बाद स्विच ऑफ, मेरा आवाज म्यूट कर देना, है ना जी। पहले था ना कि बच्चा समय आ रहा था खौफ खाता था, गलत बोले तो सीधे आके धमका देते थे, है ना। अब ऐसा है नहीं।
बोल सकते हैं आप लोग, जैसे राफिया बोली थी कुछ तो बोली ना। नहीं तो हमको क्या लगता था कि आप लोग है ना बस नहीं, बहुत सारा देखते हैं हम यूट्यूब पे कि बच्चा जूम पे है ना मतलब लगा दिया है, अपना काम उम कर रहा है, घर में खाना खा रहा है, घूम रहा है, सोया हुआ है, एकदम लेट के पढ़ रहा है, कुछ मजे उसको कुछ चिंते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सीरियस होकर पढ़िएगा। चलिए अब हम लोग ऑर्गेनेल पढ़ेंगे जी। ऑर्गेनेल पे डिफिनेशन नहीं देना है हमको। अब ऑर्गेनेल्स का डिफिनेशन हम आपको कल पढ़ा चुके हैं। ऑर्गेनेल्स है ना जी, ऑर्गेनेल्स हम लोग जो देखते हैं ये दो टाइप के होता है, ये बोल सकते हैं हम है ना। ऑर्गेनेल दो तरह का होता है जी। ऑर्गेनेल जो देखते हो आप ये दो तरह का होता है, एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है ना। और एक क्या होता है सर आपको, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड है ना, बॉन्डेड ऑर्गेनेल है ना जी। इसका हिंदी निकाल सकते हो ना, जिसमें ऑर्गेनेल पे कवर लगा हो जिसपे नहीं लगा हो है ना। अब हम ये कहना चाह रहे हैं यूकारियोटिक सेल के पास, यूकारियोटिक सेल के पास है ना कंटेन बोथ है ना बॉन्डेड और बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, दोनों तरह का ऑर्गेनेल पाया जाता है। नॉन बॉन्डेड ऑर्गेनेल ये लिखे हैं ना अभी, ये सब लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो नोट्स में हम लिखे हुए हैं सब बात। हमारा जो नोट्स शेयर किया उसमें सब बात लिखा हुआ है। तुम प्राची है ना, कल आएगी ना तुम्हारे बहन से, साक्षी आएगी ना तो हम उसको दे देंगे नोट्स, उससे तुम्हारे पास चला जाएगा। हम लोग का बैच खुलेगा सर, खोल दे 16 के बाद, 16 के बाद ठीक है, अभी गाँव में। ठीक है। एक हो गया यूकारियोटिक सेल, खोल देंगे, लेकिन अभी देखते हैं माहौल से थोड़ा और ठंडा आने दो। अभी हम नहीं बुला रहे कोई बैच, खाली एक कंपटीशन बैच को बुला रहे हैं है ना। उसमें भी 2-4 बच्चा है, उसमें भी ऑप्शन दिए हुए ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन, दोनों सब चलेगा। ये भी पैरेलल चलेगा। अगर ये ऑफलाइन चला भी जाता है ना तो आपको इसी तरह से ये कैमरा लगा के भी पढ़ाया जाएगा। क्लास दोनों तरह का पैरेलल रहेगा जी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आपको हम बुला ही रहे और आइए जाइए आप, ठीक है। घर पे भी रह सकती हो, जिसको आपको दिक्कत नहीं होगा तो उसको बुला सकते हैं हम अभी, लेकिन नहीं अभी सब ऑनलाइन चल रहा है जी, सारा क्लास ऑनलाइन है अभी मेरे यहाँ। और एक है ना दूसरा पॉइंट क्या है कि सर यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक सेल है ना ओनली कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है ना जी। और उसके बाद हमने कल कहा था आपको कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल भी दो तरह का होता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल भी क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन और एक क्या होता है सर आपको, डबल मेम्ब्रेन। किसी पे डबल मेम्ब्रेन का कवर होता है और किसी पे क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का कवर होता है जी, है ना जी। सिंगल मेम्ब्रेन का एग्जांपल किसी को याद है, वैक्यूल होता है इसका एग्जांपल, वैक्यूल है ना। रट लोग आज के बाद कंपटीशन लेवल पे हम लोग हैं। एक है लाइसोसोम है जी, लाइसोसोम भी है आपको, ये दोनों आपको क्या है सर, आपको सिंगल मेम्ब्रेन में आता है जी। और डबल मेम्ब्रेन में कौन आता है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस। दूसरा हो गया सर आपको है ना न्यूक्लियस, दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा हो गया सर आपको इसके अंदर में है ना जी क्लोरोप्लास्ट है ना जी। और चौथा हो गया सर तुमको इसी के अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स जीसी लिखते हैं शॉर्टकट में। ये सब पे डबल कवर होता है सर, दोहरा परत लगाया जाता है सर। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोलना चाहें। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल का एग्जांपल अभी थोड़ा देर पहले भी दिए थे, राइबोसोम क्या होता है सर, ये आगे जानेंगे हम लोग भविष्य में जरूर। जितना नाम लिखे ना बोर्ड पे सब पढ़ाया जाएगा आपको एक दिन। राइबोसोम तीसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर इसके बाद राइबोसोम के बाद आपको एक एग्जाम्पल था इसके पास सेंट्रियोल भी जानेंगे हम लोग आज आगे जा करके, आज ही जानेंगे हो सका तो। सेंट्रियोल के बाद क्या होता है सर आपको, है ना जी, आपको इसमें था आपको न्यूक्लियोलस, ये भी जानेंगे जी। ये सब बहुत गहराई हुआ जी, न्यूक्लियोलस ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कीमत करना को लगा सर आपने मन से सब कुछ लिखा रहे हैं, ये सब एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं पे लिखा होगा। और एक होता है सर आपको क्या है ना न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, और एक होता है सेल
सेल सेल बॉडी भी देखेंगे हम लोग। सेल बॉडीज लिख देना, मतलब एक से ज्यादा सेल बॉडीज, ये सब क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है जी, ठीक है। अब हम लोग इस बात पे भी गौर करते हैं कि, है ना जी, हम लोग इस बात पे भी गौर करते हैं सर, ठीक है, कि है ना, देखो हम लोग मेम्ब्रेन बॉन्डेड देखे और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड देखे जी, ठीक है। एक बात है जी, ठीक है, हम एक बात बोलना चाहते हैं कि अगर आप देखिएगा घर में मम्मी पापा रहेंगे ना तो बच्चा रोड पे नहीं बौआएगा, है ना जी, कभी जल्दी डर से निकलेगा नहीं घर से बाहर, है ना जी। जैसे मम्मी पापा आउट ऑफ टाउन चले गए, बच्चा रोड पे, अगर कोरोना का टाइम नहीं है ना, कोरोना का टाइम नहीं है, ठीक है, अभी रुक जाइए बाद में, तो हम बता रहे थे कि आपको, है ना, कोरोना का टाइम नहीं है ना जी, तो हम बोले थे कि अगर कोरोना का टाइम नहीं रहता, बौआ सब मतलब बच्चा सब बौआने का टाइम मिलता, मम्मी पापा जब गांव में नहीं रहते, सॉरी घर में नहीं रहेगा ना, बच्चा बौआएगा बहुत, इधर उधर बहुत जगह, इधर जाए जाए बाएं जहाँ जाना होगा जाता है जी, ठीक है। तो देखिए कभी जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे सेल देख रही हो, सेल पे अगर कोई ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल हुआ, इस पे कवर लगा हुआ है सर, तो यहीं पे रहेगा, समेटा हुआ है, इसका बाउंड्री फिक्स हो गया ना, इसका घर का दायरा ये हुआ, इसको पार नहीं कर सकता है, इसी जगह पे पाया जाएगा, एक लिमिटेड बाउंड्री में आपको पाया जाएगा जी, ठीक है। और वही जगह पे राइबोसोम देख रही थी तुम, राइबोसोम पे कोई कवर नहीं है सर, तो बौआएगा सर, आज यहाँ है तो कल यहाँ है, परसों यहाँ है, तरसों यहाँ है, हर जगह जा सकता है, जहां माने वहां घूमेगा, सेल के अंदर ही घूमेगा, थोड़े धरती छोड़ के चला जाएगा, सेल के अंदर ही घूमेगा, कहीं भी घूम सकता है जी। जा रहा दिमाग में, तुम लोग समझ गए होगे ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड का क्या मतलब होता है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड को हम एक जगह पे रोक सकते हैं सर, समेट के रख सकते हैं, और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड को क्या कर सकते हैं, पूरा फैल जाता है सर, कहीं भी घूम सकता है, बौआ सकता है। अब इसको ठेठ भाषा में समझा चुके हैं तुम लोगों को कि जैसे तुम मार्केट से कोई सामान लाता है, पॉलिथीन में पैक करके लाता है, तो सैंता हुआ रहेगा घर में भी, लेकिन तुम मार्केट से सामान तुम हाथ में लेके आते हो, सब्जी उब्जी सब लेकर हाथ में लेके आओ या झोला में लेके आओ, और घर पे लाके ऐसे उछल दो, पूरा फैल जाएगा रूम में जी, ठीक है। समझना रहा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसे आलू खरीद के लाते ना पापा जी, और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब झोला से निकाल के ऐसे निकाल दो, पूरा आलू घर में पसर जाएगा जी। तो वही बात यहाँ पे भी है कि जिसपे कवर लगा रहता है सर, वो एक जगह पे स्थिर रहेगा, एक जगह पे ही दिखाई देगा। जिसपे कवर नहीं लगा होगा पूरे साइटोप्लाज्म में वॉन्डरिंग करेगा, घूमता रहेगा। हो गया समझा दिए, किसी को कोई दिक्कत है ना जी, बोलना ना हो रहा कोई, आगे चले कि रोक दें? नहीं सर, चलाइए चले चलाना तो चला सकते हैं। बस 5 मिनट और 5 मिनट दो, हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मेरे अंदर का एक बेताबी एक क्वेश्चन पूछना है, इसलिए हम 5 मिनट और पढ़ाते, बस 5 मिनट और, सब डाल भी देंगे इस पे यूट्यूब पे, बस 5 मिनट में छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन पूछने की बेताबी है बस। देखो हम सेल जब पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, तो सेल में आपको हम बताएंगे एक प्लांट सेल होता है जी, एक प्लांट सेल होता है, आप लोग पढ़िएगा इस बुक में प्लांट सेल, एक एनिमल सेल पढ़िएगा आप, एनिमल सेल, है ना जी। एक क्वेश्चन पूछना चाहते जल्दी हम पढ़ा रहे हैं, एनिमल सेल, एक होगा बैक्टीरिया सेल, वही प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल। हम पढ़ाना चाह रहे हैं क्या कि किसमें कौन तरह का नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल पाया जाता है। अगर आप प्लांट सेल को फोकस करते हैं तो प्लांट सेल में क्या देखोगे, है ना जी, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल के तौर पे। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन नहीं, एक थ्योरी समझो कि जब आप एक प्रोकार्योटिक सेल में, सॉरी प्लांट सेल में नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, देखो अभी नाम लिखे थे हम आप लोगों को, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल 4 एग्जांपल दिए थे ना, एक राइबोसोम, एक क्या था आपको सेंट्रियोल, एक क्या था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है सब समझेंगे, एक है सर आपको क्या है इसमें सेल बॉडी, है ना जी। अब देखो प्लांट में न्यूक्लियोलस यहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के भीतर, इसका नाम है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में आप क्या देख रहे हो, न्यूक्लियोलस, इसका नाम क्या है न्यूक्लियोलस। सर करता क्या है भविष्य में बताया जाएगा आपको, न्यूक्लियोलस का काम भविष्य में जाने, लेकिन न्यूक्लियोलस आज के बाद तुम रट लोगी कि न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको लोकेशन भी बता दिए कि न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है सर, न्यूक्लियस के भीतर। कहोगे सर एक फोटो दिखा के बता देते, तो देखो एनसीईआरटी में फोटोग्राफ है दिया हुआ, ये फोटो देख रहा है कोई, इसमें देखो सबसे बीच में जो एकदम एक ज्यादा डार्क गड्ढा जैसा बना हुआ है वो न्यूक्लियोलस है जी। यहाँ भी न्यूक्लियोलस देख रही हो और यहाँ भी न्यूक्लियोलस देख रहे हैं जी। एनिमल सेल में भी तुमको क्या दिखा देगा, न्यूक्लियोलस दिखाई देगा जी, एनिमल सेल है। अब हम आपको पढ़ाएं अभी, ये एनिमल सेल होगा, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस देखोगी उसमें भी न्यूक्लियोलस दिखाई देता है, न्यूक्लियोलस, क्लियर है ना। अब बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है सर, तो न्यूक्लियोलस गायब है ना, इसमें कोई न्यूक्लियोलस नहीं है,
न्यूक्लियोलस एब्सेंट, न्यूक्लियोलस क्या होगा आपको, एब्सेंट होगा जी, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, राइबोसोम देखते हैं सर, राइबोसोम देखते हैं, राइबोसोम, यहाँ भी राइबोसोम होता है सर, यहाँ भी राइबोसोम देखते हैं, और बैक्टीरिया में भी तुम क्या देखता है, राइबोसोम। आप लोग को गौर कर लिया होगा कि सर राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो तीनों में पाया जाता है जी, राइबोसोम तीनों में पाया गया। न्यूक्लियोलस सिर्फ और सिर्फ यूकारियोटिक सेल में पाया जाता है। आप लोगों को हम पढ़ाए में कि दोनों को मिला के तुम क्या नाम देती हो, यूकारियोटिक। कैसे सर कह दिया आप यूकारियोटिक है, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस है सर, जिसके पास न्यूक्लियस है तो उसका मतलब वो क्या है, यूकारियोटिक सेल है। और अब एक बार देखिए, और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इसमें पाया जाता है एनिमल सेल में, और किसी में नहीं पाया जाता सर सेंट्रियोल। व्हाट इज सेंट्रियोल, हेल्प इन द सेल डिवीजन। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है और एनिमल में सेंट्रियोल पाया जाता है। 10th में आप लोग 9th में सुनाया गया होगा कि सेंट्रियोल है ना, एब्सेंट होता है सर आपको प्लांट में। सेंट्रियोल है क्या, तो सेंट्रियोल एक ऐसा चीज है जो सेल डिवीजन में मदद करता है जी, ठीक है। अब इसमें देखो, इस फोटोग्राफ में इसमें सेल बॉडी होता है सर, सेल बॉडी को हम लोग डस्टबिन कहते हैं। सेल में जो कचरा बनता है ना, उस कचरा को प्रोकार्योटिक सेल कहाँ रखता है, सेल बॉडी में रखता है जी, सेल बॉडी। सेल बॉडी एक ऐसा चीज है ना, इसी को सेल बॉडी को इंक्लूशन बॉडी भी कहते हैं जी। इसका अच्छा इंग्लिश होगा इंक्लूशन बॉडी, इंक्लूशन बॉडी है ना, इंक्लूशन बॉडी है ना, इंक्लूशन बॉडी भी कह सकती हो, सेल बॉडी भी कह सकते हैं। ज्यादा अच्छा एनसीईआरटी बुक में इस्तेमाल किया है इंक्लूशन बॉडी। इंक्लूशन बॉडी जो देखते हैं है ना, कचरा डस्टबिन है। सेल्फ में जब एक्सेस सामान बन जाता है ना, बेफालतू का सामान बन जाता है ना, तो एक बोरा में कस के रख लेता है, जिसका नाम क्या है, इंक्लूशन बॉडी। आपको लड़की जोड़ दो, कहना क्या चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रोकार्योटिक यूकारियोटिक सब में पाया जाता है, लेकिन सर सब में सब तरह का ऑर्गेनेल पाया जाता है। अगर आप राइबोसोम की बात करते हो तो तीनों में पाया जाता है आपको राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो सब तरह के सेल में पाए जाते हैं उसका नाम है राइबोसोम। लेकिन न्यूक्लियोलस सिर्फ और सिर्फ यूकारियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकार्योटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल सेल सिर्फ और सिर्फ है ना ह्यूमन, है ना, ह्यूमन आपको ह्यूमन कहते हैं, एनिमल सेल में पाया जाता है। जो भी एनिमल सेल होगा उसमें पाया जाए। आप तुम लोग ये कंफ्यूज ना हो लड़की कि एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल नहीं समझते हैं। प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल होता हो, एनिमल सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होता हो। और एक देखोगे इंक्लूशन बॉडी, इंक्लूशन बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रोकार्योटिक सेल में पाया जाता है, इधर नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए तो आज बिना पेन चलाए, आज ज्यादा सोचना नहीं है, देखो क्वेश्चन याद करके सीधे टिक मारोगे, मतलब बताओगी जल्दी से। हम उम्मीद करते हैं आप 10 सेकंड के अंदर में आंसर दोगी, है ना। कोई भी लड़का या लड़की आंसर दे सकता है। क्वेश्चन है विच नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड organelle which non-membrane bonded organelle found only in है ना एनिमल सेल। क्वेश्चन समझ में आया। कौन ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है ना जी, देखते हैं। ऑप्शन पहले देने दो। न्यूक्लियोलस, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रियोल, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, है ना, राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता हो। और चौथा ऑप्शन है ना जी आपको सेल इंक्लूशन बॉडी, दूसरा इंक्लूशन बॉडी है ना जी। इसका आंसर क्या होगा? दूसरा सही है। हाँ, जो सही बोल रहे हो, जो भी सेंट्रियोल बोल रहे हो सही है, क्योंकि देखो न्यूक्लियोलस यहाँ भी है, न्यूक्लियोलस यहाँ भी है, जबकि हम बोले सिर्फ एनिमल में पाया जाने वाला, तो न्यूक्लियोलस तो दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम तो तीनों में पाया जाता है, ये तो बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये होगा आंसर सही, जो भी बोला सही बोला है जी, ठीक है। कल मिलते हैं इसके आगे। कल हम लोग प्रोकार्योटिक सेल में घुस जाएंगे जी। कल प्रोकार्योटिक सेल पढ़ेंगे। बैक्टीरिया कहते हैं, प्रोकार्योटिक सेल का मतलब बैक्टीरिया। आप लोग इनडायरेक्टली बैक्टीरिया पढ़ोगी हमसे, है ना जी। तो चलिए रहने दीजिए यहीं तक, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके बाय, गुड नाइट। हाँ हो गया।